हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हमने जंक्शन ऑफ द एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया को स्टार्ट करना है। देखो, एपिथेलियम का मतलब तुम लोगों को मैंने बता दिया था, एपिथेलियम, ओरल म्यूकोसा की सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि केराटिनाइज होती है, नॉन केराटिनाइज होती है। ओरल म्यूकोसा के चैप्टर के अंदर हमने सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। पहले एपिथेलियम को कवर किया, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन आता है विच इज़ लैमिना प्रोप्रिया। अब समझो ये एपिथेलियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इन दोनों के दरमियान ये जंक्शन है। तो इसका जो जंक्शन है एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया का, वो इस हेडिंग के अंदर डिस्कस हो रहा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बता रहे हैं द रीजन वेयर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लैमिना प्रोप्रिया मीट द ओवरलाइंग ओरल एपिथेलियम इज एन अनड्यूलेटिंग इंटरफेस। अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है वेवी। क्या होता है? वेवी इंटरफेस है। ये बता रहे हैं कि जो एपिथेलियम है और लैमिना प्रोप्रिया है, उसका जो इंटरफेस है जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, वो क्या है? अनड्यूलेटिंग है, मीन्स वेवी है। एट विच द पेपिला ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके पेपिला, मीन्स लैमिना प्रोप्रिया के पेपिला, ठीक है, इंटरडिजिटेड विद द एपिथेलियल रिजिस। मैं तुम लोग को बताया कि एपिथेलियम में ना कुछ एपिथेलियल रिजिस होती है, उसके ऊपर जाके जो कनेक्टिव टिश्यू के पेपिला है वो क्या करते हैं? इंटरडिजिटेट कर जाते हैं और इसके ज़रिए क्या बन जाता है? जंक्शन बन जाता है। किसका? एपिथेलियम को, लैमिना प्रोप्रिया के, और ये अनड्यूलेटिंग इंटरफेस आता है, मीन्स वेवी इंटरफेस आता है। तो अगर आपसे टीचर पूछे कि पेपिला जो होते हैं वो किसके होते हैं, लैमिना प्रोप्रिया से आते हैं या एपिथेलियम से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेपिला होते हैं वो लैमिनस प्रोप्रिया मीन्स कनेक्टिव टिश्यू से आते हैं, और जो एपिथेलियल रिजिस होती हैं वो किसकी होती हैं? एपिथेलियम की होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं द इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ, इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू रिजिस होते हैं, जो मैंने बात बताई, ठीक है, जो कहाँ से आएंगे? लैमिना प्रोप्रिया से आएंगे। कनेक्टिव टिश्यू रिजिस होते हैं जो एपिथेलियम से आएंगे। कॉनिकल पेपिलाई होते हैं, और बोथ, दोनों चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एपिथेलियम में प्रोजेक्ट कर रही होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया के जंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद उन्होंने इसके 3 फंक्शंस बताए। मैं 3 फंक्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। मैं पहला फंक्शन ये होता है, देखो पहला फंक्शन ये है, जंक्शन क्यों बनाए? जंक्शन की वजह से क्या होगा? जो अटैचमेंट होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा इसी जंक्शन की वजह से जो फोर्स होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और लास्टली, अब जंक्शन है तो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्सचेंज होगा वो पॉसिबल होगा। तो यही बता रहे हैं कि लार्जर देन अ सिंपल फ्लैट जंक्शन। फ्लैट जंक्शन होने से अच्छा था कि हमने क्या किया, इसकी बेटर अटैचमेंट के लिए इसमें हमारे पास जो फोर्सेस थी एट द सरफेस ऑफ एपिथेलियम डिस्पर्स्ड ओवर अ ग्रेट एरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो पहला जो इसका वो फंक्शन है वो ये है कि इसकी अटैचमेंट अच्छी है, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो है इसका फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है। और लास्ट फंक्शन ये लिखा हुआ है, द जंक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ मेजर इंटरफेस फॉर मेटाबॉलिक एक्सचेंज बिटवीन द एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज द एपिथेलियम हैज नो ब्लड वेसल। क्योंकि आपको पता है जो एपिथेलियम होती है इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। हमने ऊपर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा है, मगर हमने कोई ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई का नहीं पढ़ा। हम ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई कहाँ पे पढ़ेंगे? लैमिना प्रोप्रिया के ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया, इसको मैं भी साफ़ करता हूँ, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ इसके अंदर। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर होती है हमारे पास ब्लड वेसल, एपिथेलियम में नहीं होती। तो इसकी वजह से जो मेटाबॉलिक एक्सचेंज होता है वो इस जंक्शन के जरिए पॉसिबल होता है। तो 3 आपको फंक्शन इसके पता होने चाहिए। 3 फंक्शन कौन कौन सा है? पहला फंक्शन है अटैचमेंट का, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि चूइंग फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो, एक ही एरिया के ऊपर ना लगे। और लास्टली हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? मेटाबॉलिक एक्सचेंज का फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसका है, थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर हिस्टोलॉजिकल सेक्शन की बात करो तो इसके अंदर हम जो HNE स्टेन उसको यूज़ नहीं करते, मगर हम कौन से स्टेन यूज़ करते हैं? ओरल म्यूकोसा की स्टेनिंग के लिए हम करते हैं पीरियोडिक एसिड स्टिफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए, ये MCQs में टीचर पूछ लेते हैं कि बेजल लैमिना की स्टेनिंग के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप से तो विजिबल होगा ही नहीं। और जो कन्वेंशनल स्टेन है HNE स्टेन, वो भी इसके लिए नहीं होता। हम कौन से स्टेन यूज़ करते हैं ओरल म्यूकोसा की स्टेनिंग के लिए? पीरियोडिक एसिड स्टिफ रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि जो आपकी जो जंक्शन होता है इसके 3 जोन्स बनते हैं। मैं तुम लोगों को
अच्छा, बेसल लैमिना पढ़ने से पहले ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपिला। पेपिला तुम लोगों को मैंने बताया कहाँ से आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू से आ रहे हैं, मीन लैमिना प्रोप्रिया से आ रहे हैं। जो मैस्टिकेटरी म्यूकोसा होता है ना, उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ पेपिला होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेपिला होते हैं वो कौन सी म्यूकोसा के अंदर होते हैं, मैस्टिकेटरी म्यूकोसा के अंदर। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और जो लाइनिंग म्यूकोसा होते हैं उसके पेपिला जो होते हैं वो कम होते हैं और शॉर्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, मैस्टिकेटरी म्यूकोसा में जो पेपिला की नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब आ जाओ बेसल लैमिना के ऊपर। बेसल लैमिना पहले मैं तुम लोग को इस डायग्राम से बताता हूँ, फिर मैं टेक्स्ट के ऊपर आता हूँ। ये डायग्राम आपको बताया हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द बेसल लैमिना। अच्छा, बेसल लैमिना मैंने तुम लोग को बताया क्या होता है भाई, इसकी 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा और लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस। ये नीचे वाली जो लेयर है वो आपको लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस की दिखाई हुई, लेबलिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है लैमिना ल्यूसिडा। लैमिना ल्यूसिडा के ऊपर क्या होगी हमारे पास, बेसल सेल होंगे। ठीक है, ये आपको बेसल सेल नजर आ रहे हैं, सही है। और उसके ऊपर हमारे पास जो होंगे बाकी सेल आएंगे। फिर ये आपको टोनोफिलामेंट दिखाया हुआ है, ये हेमीडेस्मोसोम दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये बेसल लैमिना है, बेसल लैमिना। और बेसल लैमिना के ऊपर कौन सी लेयर आती है सेल्स की, बेसल लेयर आती है। ये तुम लोगों को पता है, मैंने पिछले पार्ट के अंदर बताया है। तो जो बेसल लैमिना है ये उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपको बेसल लैमिना का अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना ल्यूसिडा की कौन सी के नीचे कौन सी लेयर है, लैमिना डेंसा, और उसके नीचे है लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस। तो इस डायग्राम में तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए। वो पेपर के अंदर इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप जो है वो लेयर्स के अंदर क्या है वो बताओ, मगर वो लेयर के जो 3 जोन्स हैं ना, इनके आपसे नाम पूछ सकते हैं। तो आपको नाम पता होने चाहिए लैमिना, बेसल लैमिना की 3 लेयर के। कौन से, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा, लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस। अच्छा, जो लैमिना डेंसा होती है ये बीच की लेयर होती है, जिसके अंदर हमारे पास टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट होता है और लैमिनिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है, टाइप 4 कोलेजन और लैमिनिन्स। जबकि जो लैमिना ल्यूसिडा है उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं बेसल लैमिना की, जो इंटरेक्ट करती हैं हेमीडेस्मोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, जिसमें इंटीग्रिन होती है और लैमिनिन होती है। देखो, मैं तुम लोगों को बताया हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स वगैरह क्या करते हैं, ये बेसिकली वो करते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हेमीडेस्मोसोम के साथ जो प्रोटीन अटैच होगी वो कौन सी लेयर के अंदर होगी, लैमिना ल्यूसिडा के अंदर होगी। ठीक है, नीचे हमारे पास बीच वाली है लैमिना डेंसा और लास्ट में है लैमिना फाइब्रो रेटिकुलरिस, जिसमें हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। ये पता होना चाहिए कि टाइप 4 कोलेजन कौन सी लेयर के अंदर होता है, लैमिना डेंसा में होता है। और लैमिनिन और इंटीग्रिन 33 जो होते हैं ये लैमिना ल्यूसिडा के अंदर होते हैं। बाकी फाइब्रो रेटिकुलरिस किससे प्रोड्यूस होता है, फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। ये बात तो आसान है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये कि अगर हमारे पास लैमिनिन 332 या इंटीग्रिन जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। तो जो लैमिना ल्यूसिडा के अंदर क्या थे, लैमिनिन था और इंटीग्रिन था, अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए तो क्या हो जाएंगे, ब्लिस्टरिंग हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने बात कर ली एपिथेलियम की, हमने बात कर ली जंक्शन की। अब हम बात करते हैं लैमिना प्रोप्रिया की। लैमिना प्रोप्रिया क्या है भाई, लैमिना प्रोप्रिया है कनेक्टिव टिश्यू। लैमिना प्रोप्रिया मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट करता है ओरल एपिथेलियम को, जिसका नाम है लैमिना प्रोप्रिया। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेल्स हैं, सही है, ब्लड वेसल्स है। मैंने तुम लोग को बताया एपिथेलियम में कोई ब्लड वेसल नहीं होगी, किसके अंदर है, लैमिना प्रोप्रिया के अंदर है। न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं और फाइबर्स हैं। तो हमने वन बाय वन सारी चीज़ों को पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पढ़नी है, फाइबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अब सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो लैमिना प्रोप्रिया की यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ये मैं इंशाल्लाह 1 से 2 पार्ट के अंदर इस पूरी लैमिना प्रोप्रिया को कंप्लीट करेंगे हम लोग। अच्छा, लैमिना प्रोप्रिया बिल्कुल नया स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया हर चीज़ रिलेटेड है, मगर हर चीज़ अलग है और हर चीज़ के अंदर लेयरिंग आ रही है। एपिथेलियम की अलग लेयर थी, आपकी जो जंक्शन थी उसकी भी 3 लेयर आ रही थी। लैमिना प्रोप्रिया की अब 2 लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी 2 लेयर्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना, बार बार अच्छे से पढ़ना तो हो जाएगा। 2 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर होती है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है डीपर रेडिकुलर लेयर। कौन कौन सी है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, जिसमें हमारे पास एपिथेलियल रिजेस होंगे। सुपरफिशियल लेयर है ना, अब एपिथेलियम से जो रेडियस आ रहे हैं वो इसी लेयर के अंदर जाएंगे। कौन सी लेयर के अंदर जाएंगे, पेपिलरी लेयर के अंदर जाएंगे। और जो रेटिकुलर लेयर होगी वो लाइज बिटवीन द पेपिलरी लेयर एंड द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। द टर्म रेडिकुलर लेयर इज मीन्स नेट लाइक रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर। आसान सी बात यह है कि जो लैमिना प्रोप्रिया है उसकी हैं 2 लेयर्स। पहली हमारे पास है कौन सी लेयर भाई, पेपिलरी लेयर,
और दूसरी है रेटिकुलर लेयर। इसको मैं डायग्राम से भी दिखाता हूँ, ये आपकी डायग्राम बनी हुई है। देखो ये एपिथीलियम है, एपिथीलियम के बारे में हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली। उसके बाद ये इसका जंक्शन है एपिथीलियम और लैमिना प्रोप्रिया का, और ये हमारे पास है पूरी लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया के नीचे हमारे पास क्या होगा, सब म्यूकोसा होगा, उसके नीचे सलाइवरी ग्लैंड वगैरह आ जाएंगे। अब लैमिना प्रोप्रिया की दो लेयर्स हैं, पहली हमारे पास है पेपिलरी लेयर जो जहाँ तक आपको दिखाई हुई है, और दूसरी है रेटिकुलर लेयर। ठीक है, पेपिलरी लेयर के अंदर आप ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रही है ये आपको नज़र आ रही है एपिथीलियल रिजिस, जो एपिथीलियम से हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है एपिथीलियल। और नीचे जो लैमिना प्रोप्रिया है, अगर आप यहाँ से देखो तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पेपिला हैं जो एपिथीलियम के अंदर जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, जंक्शन बना देती हैं। नीचे से जाते हैं पेपिला और ऊपर से आती हैं एपिथीलियल रिजिस। तो ये यही बता रहे हैं कि जो पेपिलरी लेयर है सिर्फ उसके अंदर हमारे पास एपिथीलियल रिजिस प्रेजेंट होती है, रेटिकुलर लेयर में नहीं होती। आप देखो रेटिकुलर लेयर में कहीं पे भी एपिथीलियल रिजिस प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, एपिथीलियल रिजिस वो पेपिलरी लेयर होती है जिसमें एपिथीलियल रिजिस होती है, जो डीपर लेयर होती है वो रेटिकुलर लेयर है, जो मैंने बताया जो किन दोनों के दरमियान होगी, पेपिलरी लेयर के दरमियान होगी और सब म्यूकोसा के दरमियान होगी। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं रेटिकुलर का मतलब है नेट लाइक। देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। ऊपर से एपिथीलियम आ रही है, नीचे से लैमिना प्रोप्रिया आ रहा है, दोनों आपस में इंटरडिजिटेट हो रहे हैं, जंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर की वजह से इन द पेपिलरी लेयर कोलेजन फाइबर्स आर थिन एंड लूजली अरेंज्ड एंड मैनी कैपिलरी लूप्स आर प्रेजेंट, while in the reticular layer collagen fibers are thick and parallel to the surface plane। ये बता रहे हैं जो पेपिलरी लेयर है उसके अंदर जो है वो थिन होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और जो रेटिकुलर लेयर है उसके अंदर थिक होते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी एक लैमिना प्रोप्रिया जो है वो उसकी हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात कर ली लैमिना प्रोप्रिया की। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया कि लैमिना प्रोप्रिया के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। पहले मैंने तुम्हें इसकी दो लेयर्स के बारे में बता दिया, हम इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके तुम लोगों को नाम पता होना चाहिए, वो मोर देन इनफ है। अगर हम बात करें सेल्स की लैमिना प्रोप्रिया के, तो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, सबके नाम तुम लोगों को पहले से पता है, बस एक दफ़ा याद कर लेना। फाइब्रोब्लास्ट की अगर बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट हम लोग को पता है कि वो ग्राउंड सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। हिस्ट्रियोसाइट्स होते हैं जो रेजिडेंशियल फंक्शनल मैक्रोफेजेस के प्रिकर्सर होते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस कराते हैं। मास्ट सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के तौर पर रिलीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पहले से पता है, बस इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। फंक्शन अगर पेपर में आ गए तो तुम लोग आराम से पिक कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाम अच्छे से पता होने चाहिए आपको और इसके फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इसकी डिटेल लिखी हुई है, डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ये डायग्राम्स भी पेपर में नहीं आती। अगली हम बात करते हैं, ये सारी उन्होंने सेल के बारे में बताया हुआ है। अगर मैं ऊपर चलूँ, ये 2 सेकेंड थोड़ा सा छोटा करके, अच्छा ये मैं दोबारा से लैमिना प्रोप्रिया के ऊपर आ गया। लैमिना प्रोप्रिया की हमने दो बात कर ली। अब लैमिना प्रोप्रिया के सेल्स के बारे में तुम लोगों को ये टेबल अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें सेल की टाइप और फंक्शन पता होनी चाहिए, बस काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ग्राउंड सब्सटेंस की। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अभी हम लोग ने सेल्स पढ़ ली, अब हम फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं किसके, लैमिना प्रोप्रिया के। ठीक है, अच्छा अब इसके लैमिना प्रोप्रिया का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है उसकी भी दो मेजर टाइप्स होती हैं। तो कौन कौन से फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, दो टाइप्स के, एक होता है कोलेजन फाइबर और एक होता है इलास्टिन फाइबर। जो दोनों आपस में मिलते हैं फाइब्रोनेक्टिन बनाते हैं। सही है, वो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर कम जाता है जिसमें हमारे पास ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकेंस और सीरम ड्राइव प्रोटीन्स होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं। होता ये है, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है, फाइबर्स पढ़ने एंड ग्राउंड सब्सटेंस पढ़ना है। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कोलेजन, फर्स्ट वन है कोलेजन एंड सेकंड वन है इलास्टिन। और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो किसका होता है, ग्लाइकोज, अमाइनो ग्लाइकेंस का, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं उसके अंदर, सीरम ड्राइव प्रोटीन जो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलते हैं और हमारे पास जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है किसका, लैमिना प्रोप्रिया का, वो बनता है। कंफ्यूज नहीं करना है इसको आपस में। फाइबर के अंदर सबसे बात आती है कोलेजन की। कोलेजन में हमारे पास जो प्राइमरीली प्रेजेंट होता है वो टाइप 1 और टाइप 3 प्रेजेंट होता है, उसके अलावा टाइप 4 और टाइप 6 भी हमारे पास कुछ पार्ट में होता है।
और टाइप 5 अगर प्रेजेंट हो जाए, जिसका मतलब क्या है, वो इन्फ्लेम टिश्यू है। अगर कहीं पे भी टाइप 5 कोलेजन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है वो क्या है भाई, वो इन्फ्लेम्ड है, वो टिश्यू इन्फ्लेम्ड है। तो कोलेजन की बात करें तो टाइप 1 टाइप 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा टाइप 5 इन्फ्लेम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। इलास्टिक फाइबर की बात करें तो इलास्टिक फाइबर हमारे पास जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो लाइनिंग म्यूकोसा होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये रेस्टोर करते हैं टिश्यू को फ्रॉम स्ट्रेचिंग। अच्छा, अब अगर इसके ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो प्रोटियोग्लाइकेंस होंगे और दूसरे हमारे पास ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकोस होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोटियोग्लाइकेंस जो होते हैं ना उसके वो हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर जो बेसिकली वो होती है प्रोटीन्स होती हैं, वो उसके अंदर पेनल्टी के अंदर होती हैं। क्या होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। और जबकि अगर आप बात करो ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस की, तो इसके अंदर हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स और हेक्सोस शुगर्स होती हैं, सॉरी प्रोटीन्स नहीं, आपकी जो शुगर कंपोनेंट होता है वो प्रोटियोग्लाइकेन के अंदर ज़्यादा होता है। प्रोटियो और पेनल्टी से इसको याद कर लेना कि वो ज़्यादा होती है और जबकि दूसरे वाले के अंदर कम होती है, ठीक है। इसको अब स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है वो एमॉर्फस होता है इन द मॉलिक्यूलर लेवल, कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स परमेटेड बाय टिश्यू फ्लूइड। केमिकली दीज कॉम्प्लेक्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप। दो ग्रुप मैंने बताया, एक है प्रोटियोग्लाइकेंस और दूसरे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये बात कर रहे हैं प्रोटियोग्लाइकेंस की। प्रोटियोग्लाइकेंस में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड कोर होगा जिसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्ट ऑफ हेक्सोस शुगर एंड हेक्सो। तो ये बात कर रहे हैं और इसके अंदर जो बेसिकली ओरल म्यूकोजा, इसके 3-4 नाम तुम लोग को याद कर लेना कि प्रोटियोग्लाइकेंस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। हेपरिन सल्फेट, वेरसिकैन, डेकोरिन। वैसे पेपर में आएंगे नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप याद एक दफ़ा पढ़ लेना। Proteoglycans in the matrix are different from those associated to the cell surface and interaction between them and with the cell surface molecules with integrin। सही है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मॉड्यूलेटिंग द बिहेवियर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। प्रोटियोग्लाइकेंस जो होते हैं बेसिकली ये वाटर की रिटेंशन करते हैं, वाटर की रिटेंशन करते हैं, जो सेल का बिहेवियर होता है वो रेगुलेट होता है इसकी वजह से। और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हेक्सोस शुगर लगी हुई होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटियोग्लाइकेंस। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि प्रोटियोग्लाइकेंस में पेनल्टी में होगा, क्या पेनल्टी में होंगी, हेक्सोस शुगर पेनल्टी के अंदर होंगी। और ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेंस के अंदर हेक्सोस शुगर जो होती हैं वो कम होती हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। अच्छा, इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वगैरह इसी पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा है कि लैमिना प्रोपिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस हमने पढ़ लिया, सेल्स पढ़ लिया। अब आ जाओ इसकी ब्लड सप्लाई के ऊपर। देखो, अब ब्लड सप्लाई के अंदर ये चीज़ होती है कि ब्लड सप्लाई आपको पूरी कवर नहीं करनी। और ब्लड सप्लाई के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, कोई भी नहीं याद कर पाएगा। इससे अच्छा है कि जब हम आपकी जनरल एनाटमी के अंदर ये चीज़ें तुम लोग पढ़ोगे ना, वहाँ पे तुम लोग को अच्छे से याद हो जाएंगी कि कौन सी लिप को ऐसे रट्टा लगाने से याद नहीं होता, या एटलेस देखोगे तो उसके ज़रिए तुम लोग को याद होगा। बाकी दोनों कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लड फ्लो थ्रू द ओरल म्यूकोजा इज ग्रेटेस्ट इन द जिंजिवा। ये क्वेश्चन आता है कि ओरल म्यूकोजा के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट के अंदर होती है ओरल म्यूकोजा के, तो वो जिंजिवा के अंदर होती है, ठीक है। ब्लड फ्लो इज ग्रेटर दैन इन स्किन एट द नॉर्मल बट इन ऑल रीजन ऑफ द ओरल। हाँ, ये बात कर रहे हैं कि जिंजिवा में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और पूरी ओरल म्यूकोजा में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है एज़ कम्पेयर टू स्किन। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होगी वो जिंजिवा में होगी, ठीक है, ओरल म्यूकोजा के पार्ट में। और ओरल म्यूकोजा और स्किन में से किसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ओरल म्यूकोजा की ज़्यादा होती है, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजिवा जिंजिवाइटिस। मैंने तुम लोगों को शुरू में बताया था कि कहीं पे भी आइटस का वर्ड आगे आ जाए किसी भी चीज़ के अंदर तो समझ जाना कि वो इन्फ्लेमेशन है। जिंजिवाइटिस का मतलब ये है जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन, मीन गम्स की इन्फ्लेमेशन। इसी तरह एक चीज़ आती है पेरियोडोंटाइटिस, पीडीएल हमने पढ़ा था और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हमने पढ़े थे, सही। तो उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वहाँ पर क्या आ जाता है, पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। जिंजिवाइटिस की सीवियर फॉर्म पेरियोडोंटाइटिस होती है, उसकी डिटेल में नहीं जाते। विच इज मोस्ट इनवेटिवली प्रेजेंट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेटर फ्लो इज अनसर्टेन अनलाइक द स्किन विच प्ले मेजर रोल इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। ह्यूमन ओरल म्यूकोसा लैक एटवे वेनस शन बट डू नॉट हैव रिच एनास्टोमोस। ये बात करें जैसे स्किन जो होती है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करती है, वैसे ओरल म्यूकोसा कुछ भी काम नहीं करती। सिर्फ जो एनिमल्स की जो होती है वो पेंटिंग के ज़रिए करते हैं, जबकि ह्यूमंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आ जाओ नर्व सप्लाई के ऊपर। नर्व सप्लाई जैसे आपको पता है कि भाई
माउथ के ज़रिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में खाना जाता है, माउथ के ज़रिए हम रेस्पायरेशन वगैरह भी होती है। तो ओरल म्यूकोसा में जो होती है वो इनर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, इस रिच इनर्वेशन की वजह से क्या होता है, वैरायटी ऑफ वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ भी हमारे पास होती हैं, जिसमें मेस्टिकेशन आ जाता है, स्लाइवेशन आ जाता है, सॉल्विंग, गैगिंग एंड स्पीकिंग। ये सारी चीज़ें हमारे पास किसकी वजह से होती हैं, नर्व सप्लाई की वजह से होती हैं। द नर्व सप्लाई टू द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन इज देयर फॉर फैमिली सेंसरी, ज़्यादातर सेंसरी होती है। साइड में नाम लिखे हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी इससे नहीं पूछेंगे। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तुम लोग एनाटमी पढ़ोगे उसके अंदर देख लेना एक दफ़ा। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो नर्व मेनली जो अराइज होती हैं वो सेकंड एंड थर्ड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व 5 है। क्रेनियल नर्व 5 की हमारे पास 3 डिवीजन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ओरल म्यूकोसा में हमारे पास कहाँ से आती है, सेकंड और थर्ड डिवीजन से। उसके अलावा कुछ एफरेंट फाइबर ऑफ फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7 और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व, इनके भी फाइबर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड और थर्ड डिवीजन इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा एक सब एपिथेलियल प्लेक्सस होता है किसके नीचे, लैमिनर प्रोपिया की रेटिकुलर लेयर के नीचे। उसके अलावा कुछ फ्री नर्व एंडिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री नर्व एंडिंग व्हेन फाउंड इन द लैमिनर प्रोपिया एंड विद इन द एपिथेलियम वेयर दे कॉमनली एसोसिएट विद द मर्कल सेल। देखो मैंने बात की थी, मर्कल सेल किसके लिए एसोसिएटेड थे, सेंसरी के लिए, सही है, टेक्टाइल या सेंसरी स्टिमुलस दे रहे थे। वहाँ पे क्या होती है, फ्री नर्व एंडिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम द नर्व एसोसिएटेड विद मर्कल सेल, इंट्रा एपिथेलियल नर्व एंडिंग हैव अ सेंसरी फंक्शन। इंटर एपिथेलियल नर्व एंडिंग होती हैं जिनका हमारे पास क्या है, सेंसरी फंक्शन है। उसके अलावा दो चीज़ें याद रखने हैं, मेसनर कॉर्पसल्स, रुफनी कॉर्पसल्स, क्रॉसेबल्ब एंड द म्यूकोकुटेनियस ऑर्गन। इसमें जो क्रॉसेबल्स है ना, ये बेसिकली सेंसिटिव टू कोल्ड स्टिमुलाई होते हैं, और जो मैसनर कॉर्पसल्स हैं ये किसके से सेंसिटिव होते हैं, टच से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉसेबल्ब अपेयर टू बी मोर सेंसिटिव टू कोल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताई कोल्ड स्टिमुलाई से होंगे, और जो मैसनर कॉर्पसल्स से तुम लोगों को पता होगा कि ये टच स्टिमुलाई से सेंसिटिव होते हैं। बाकी नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कोई एविडेंस इसका प्रूव नहीं है, ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉसेबल्ब कौन किससे सेंसिटिव हैं और ये किससे। उसके बाद ये बता रहे हैं आई स्पेशलाइज रिसेप्टर। अच्छा, यहाँ से नया पार्ट शुरू हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।